ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर मैं कहता हूं कुर्सी की पेटियां आप जरूर बांध लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम उन खबरों को बताएंगे कि आज में हरी झंडी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री। अब चलिए उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर को चुनौती, किसने दे दी चुनौती, यह बड़ा सवाल है। तो बाबा बागेश्वर को चुनौती देने वाला कौन? लेकिन इससे पहले हम महाकुंभ की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यह अद्भुत नजारा है महाकुंभ में ड्रोन शो। एक साथ 2500 ड्रोन जब हवा में उन ऊंचाइयों तक गए और इसके बाद जो शो शुरू हुआ, इसमें ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन भी देखने को मिले हैं। तो यही प्रयागराज है, यही प्रयागराज है। अब तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मौजूद हैं और यहां पर संतों के साथ समागम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। योगी महासभा में सीएम योगी, वहां पर उन्होंने महासभा में शिरकत की है, हिस्सा लिया है और उन्होंने पूजन किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ संतों को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिख रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ ने संतों को भोजन अपने हाथों से परोसा है। तो महाकुंभ धन्य है जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, संतों के साथ समागम होता है और भव्य आयोजन में अपने हाथों से ये भोजन कराते दिखते हैं। तो महाकुंभ में हर आम हर खास सब बराबर है और यहां पर अपर्णा यादव को आप देख पाएंगे, बीजेपी नेता, जिन्होंने डुबकी लगाई है संगम में और आस्था की डुबकी और भगवान भास्कर को प्रणाम किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त। एक और रंग आपको दिखाते हैं। हमने कहा कि कोई वीवीआईपी नहीं होता है, यहां पर महाकुंभ में सितारों की डुबकी लग रही है। एक तरफ क्रिकेटर मौजूद हैं और दूसरी तरफ गायक मौजूद हैं। सबने संगम में डुबकी लगाई और इसका अद्भुत नजारा देखने को मिला है। लेकिन बाबा बागेश्वर की एंट्री अब होती है। बाबा बागेश्वर जब आते हैं, देखिए किस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत होता है, क्योंकि उनके लिए जो उनके जो भक्त हैं या फिर पूरा महासंगम है, वहां पर उनके लिए पलके बिछाए खड़ा था। लेकिन बाबा बागेश्वर को चुनौती मिलती है। अब ये बाबा देखिए, तीसरे नेत्र वाले बाबा हैं, सब कुछ देख लेते हैं, आंखों पर पट्टियां बांधे बांधे, इन्हें सब कुछ नजर आता है, इन्हें सब कुछ भविष्य भूत वर्तमान सब दिखता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर बाबा बागेश्वर को यह चुनौती देने वाले बाबा कहां से आ गए और बाबा बागेश्वर को चुनौती क्यों दी। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद कुछ और बातें। पर्ची जो भी बनाते हैं वो ट्रिक द्वारा बनाते हैं। मैं इस बात का चैलेंज भी कर सकता हूं, बाधा भी कर सकता हूं। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बाबा बागेश्वर के आने से पहले ही महाकुंभ में एक नए बाबा और उनकी चुनौती से घमासान छुड़ गया। चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाले ये संत हैं तीसरी आंख वाले बाबा, जिन्होंने महाकुंभ से बागेश्वर सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। पर्ची जो भी बनाते हैं वो ट्रिक द्वारा बनाते हैं। मैं इस बात का चैलेंज भी कर सकता हूं, बाधा भी कर सकता हूं। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी चैलेंज? वो मेरे सामने पर्ची नहीं बना सकते। अगर वो मेरे सामने पर्ची बना ले तो मैं कोई भी किसी भी प्रकार का दंड स्वीकार करने के लिए तैयार। तीसरी आंख वाले बाबा को कल तक ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब उनके चमत्कार और चुनौती की हर जगह चर्चा है। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि बागेश्वर महाराज को बेनकाब कर दूंगा। महाकुंभ पहुंचे बाबा बागेश्वर का स्वागत तो जोरदार हुआ, लेकिन अब सबको इंतजार है कि वो तीसरी आंख वाले बाबा की चुनौती का जवाब कैसे देते हैं।
चुनौतियां दी जा रही हैं, लेकिन यहां देखिए तीसरे नेत्र वाले बाबा और बाबा बागेश्वर को चुनौती, लेकिन क्या करते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। आंखों पर पट्टियां होती हैं और उसके बाद सब कुछ बता डालते हैं। कोशिश करेंगे, लिखूंगी, आप बता देंगे। तो आप ऐसे पट्टी लगा लेंगे और आप बता देंगे मैं क्या लिख रही हूँ। ऐसा कोशिश करेंगे, लिखूंगी, आप बता देंगे। बताइए। तो आंखों पर पट्टियां बांधेंगे, सब कुछ बता देंगे, भूत वर्तमान भविष्य की पूरी गाथा सुना देंगे। त्रिनेत्र वाले बाबा, खुली चुनौती। लेकिन तीसरी आंख वाले बाबा का नाम क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी के प्रयागराज महाकुंभ से आए हैं। दूसरे संतों की तरह वो भी अमृत स्नान करने आए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अन्य साधुओं की तरह ही रुके हुए हैं और भक्तों को चमत्कार दिखा रहे हैं। महाकुंभ में आए भक्तों को वो हमेशा साथ में काली स्लेट रखते हैं, सफेद चौक रखते हैं। भक्तों को स्लेट पर मन की बात लिखने के लिए कहते हैं और फिर स्लेट को सिर पर रगड़कर मन की बात बता देते हैं। बाबा बता देते हैं कि भक्त ने स्लेट पर क्या शब्द लिखा है। दावा है कि उन्होंने पूजा अर्चना से विशेष सिद्धियां प्राप्त की हैं और इसी सिद्धि के दम पर वो भक्तों के मन की बात को जान जाते हैं। तीसरे आंख वाले बाबा किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर संत हैं तो धर्मों में अंतर नहीं करना चाहिए। तीसरी आंख वाले बाबा ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दे दी। यहां पर कहा कि मेरे सामने धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची नहीं बना पाएंगे। बाबा बागेश्वर भी अब महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, एंट्री उनकी हो चुकी है। 3 दिन तक हनुमान कथा करने वाले हैं। बाबा की कथा में लाखों लोगों के आने का अनुमान है और वो तीसरी आंख वाले बाबा की चुनौती का जवाब दे सकते हैं जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बाबा की बात तो दोनों बाबा को सुनना होगा। एक तरफ चुनौती पेश करने की बात कही जा रही है और एक तरफ बाबा बागेश्वर कहते हैं रियल नहीं, रियल पर भरोसा करना होगा। प्रयागराज महाकुंभ में हम भी डुबकी लगाने आए हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, महापुरुषों के दर्शन करने आए हैं और इस अमृत उत्सव जो मना रहे हैं हम सब, अद्भुत है, अनूठा है। अब डुबकी लगा के देख करके बताएंगे और उद्देश्य केवल यही है, सनातन संस्कृति का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो और किसी भी प्रयोजन से हिंदू जाग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 3 दिन की कथा है और इसमें संकल्प ये है, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। सनातन की शक्ति है स्वानी शाह जो करती है ट्रिक। स्वानी शाह का नाम शायद तुमने सुना होगा, पहले नाम लिख देती है मन माइंड रीडिंग। वो भी माइंड रीडिंग नहीं करती, वो भी ट्रिक करती है। मेरे सामने वो भी माइंड रीडिंग नहीं कर सकती। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 लाख व्यक्ति जहाँ खड़े हों, अगर वहां से आप ऐसे नरेंद्र, गजेंद्र ऐसे नाम बोलोगे तो उनमें निश्चित ही 8-10 लोग होंगे ऐसे नाम के। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भीड़ में से लोगों को नाम से बुलाते हैं, वो तो आप भी बुला सकती हो, क्योंकि जब 5 लाख की भीड़ में ऐसा संभव ही कोई वैसा नाम हो जो ना हो। ऐसा आपको लगता है कि ना हो? ऐसे 2-3 खड़े हो गए तो हम बोल देंगे लाल दुपट्टा वाली बहन आ जा, तुमको नहीं बुलाया। तो ये ट्रिक है सर, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ होती थी। अगर वो पहले से ऐसा जानते थे, जब उनके पास भीड़ नहीं लगती तब वो नाम से क्यों नहीं बुलाते थे? तो मतलब वो ट्रिक कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज से कर सकता हूँ। तो महाकुंभ की जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की, जो अब महामंडलेश्वर बन चुकी है। एक्ट्रेस बन गई महामंडलेश्वर और ये दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्वेषाय सर्वविद्या। तो उस प्रोसेस को हम बता रहे हैं कैसे महामंडलेश्वर बना जाता है। इसके बाद पट्टाभिषेक की प्रक्रिया हो रही है। पट्टाभिषेक में ममता कुलकर्णी को बिठाया गया है और इसके बाद उनके ऊपर एक चादर डाली जाती है और यह पट्टाभिषेक कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के बाद महामंडलेश्वर बन जाती हैं ममता कुलकर्णी और ये तस्वीरें एक इतिहास बन जाती है, क्योंकि उनका नया नाम है यमाई माता नंदगिरी। तो महामंडलेश्वर बनने के बाद आखिर बवाल क्यों मचा है, यह सोचने का विषय है कि आखिर सवाल जवाब कौन कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या अब एक नई चुनौती सामने है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों में से एक हैं। उन्होंने शाहरुख, सलमान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है। 90 के दशक में तमाम मशहूर
फिल्मों में नजर आई, लेकिन अब एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर पद उन्हें दिया गया है और इसी के लिए महाकुंभ में अभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हालांकि उनके महामंडलेश्वर बनने पर सवाल खड़े होने लगे हैं, कई तरह के सवाल हैं। किन्नर जगत गुरु हैं हेमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी का जीवन विवादों से भरा रहा है, उन पर डी कंपनी से रिश्तों के आरोप लगे हैं जो जांच का विषय है। अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद बहुत ही सम्मानजनक होता है, ऐसे में कैसे किसी भी शख्स को यह पद दिया जा सकता है, यह सवाल है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या ममता कुलकर्णी किन्नर हैं, क्योंकि किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर का पद मिला है। हालांकि कहते हैं कि कोई भी किन्नर अखाड़े में शामिल हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसके लिए बस सनातन और किन्नरों में आस्था जरूरी होती है। अन्य 13 अखाड़ों जैसी कठिन साधना तपस्या भी इस अखाड़े में नहीं है। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ, लेकिन अभी तक मान्यता इसकी नहीं है। अभी किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतर्गत काम करता है और यह एक जानकारी सामने आई, लेकिन सवाल अपनी जगह पर बनी हुई है। लेकिन सवाल जवाब आरोप क्या लगाए जा रहे हैं और ममता कुलकर्णी ने इस पर क्या कुछ कहा है, नई महामंडलेश्वर ने क्या कहा है, देखिए। इस समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में और फिर वीडियोस पे वीडियो वायरल करती है सोशल मीडिया पे ममता कुलकर्णी, और उसके बाद अचानक से मैं कहती हूँ कि कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? क्या महामंडलेश्वर का पद इतना छोटा हो गया है कि आप बिना शिक्षित दीक्षा दे के महामंडलेश्वर पद पे बिठा रहे हैं? तो मैं क्या कहूँ इसमें, क्या मतलब ऐसा लगता है कि अब हमें सनातन के साथ जुड़ने आए हैं या सनातन का कुछ और ही मतलब हो गया है। डी कंपनी का नाम तो सब जगह सब बॉलीवुड के ऊपर है और डी कंपनी, आप किसको डी कंपनी बोलते? सॉरी टू से टू मी, आई वाज नेवर विद अ मैन। जिस आदमी का नाम मेरे साथ जुड़ा है उसने कोई अपने देश पे बॉम्ब वॉम्ब नहीं लगाया, वो कोई एंटी नेशनल नहीं है। हाँ, उसको मैं अभी उसका साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन बार बार अब डी कंपनी, हाँ उसका लगाव थोड़ा ड्रग्स को हो सकता है। जैसे अभी किसी कोई शराब की कंपनी बना रहा है, कोई आज 1000 शराब की कंपनियां बन रही है और आप पूरी फैमिली आनंद से शेयर करती है। अभी उनको उसका कोई पाप नहीं लगता, उसका कोई अंदर से उनको झंझोड़ता नहीं कोई। तो वैसा ड्रग्स के ऊपर आकर्षण किसी का हो सकता है। जैसे इतने सारे लोग ले रहे हैं तो बनाने वाले भी होंगे, लेने वाले हैं इसलिए बनाने वाले, तो उसको क्यों उस चीज से आकर्षण है वो आप खुद उनको पूछ लेना जब कभी अगर मौका मिला तो बाकी वो डी कंपनी है ही नहीं ना। तो नई महामंडलेश्वर कह रही है आकर्षण का केंद्र, लेकिन एक और आकर्षण की तरफ हम आपको लिए चल रहे हैं। आकर्षण ये है, ये देखिए गोल्डन बाबा को उनके शिष्य ने गिफ्ट भेंट किया 200 करोड़ कीमत का सिंहासन, और ये आप देख पा रहे हैं 250 किलोग्राम का ये सिंहासन है, सोने का सिंहासन है। बाबा बगल में बैठे हैं और सिंहासन की जरी चमक देखिए कि क्या किस तरीके से सिंहासन चमक रहा है। लेकिन जब सुर्खियों की बात चल रही है तो इन्हें कौन नहीं जानता, वायरल है आईआईटी बाबा, लेकिन जरा लुक में चेंज है, यहां बदलाव दिखता है। यहां पर दाढ़ियों में है बाबा है, क्लीन सेव हो गए, तो अब कह रहे हैं कि बाबा नहीं है, लेकिन बाबा अपनी बात कह रहे हैं। बाबा अपनी बात तर्कों के आधार पर करते हैं, क्या तर्क दे रहे हैं इस पर जरा हम आते हैं। तर्क है कि महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब आईआईटी बाबा के नए लुक पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि बाबा ने अब क्लीन शेव का अवतार अपना लिया है। इस पर सवाल हुआ तो नए लुक का रहस्य बता दिया। उन्होंने कहा कि मूंछ थी तो आप आईआईटी वाले बाबा बोल रहे थे, भगवान शंकर और श्री कृष्ण की दाढ़ी नहीं रखी थी उन्होंने, इसलिए कोई उन्हें श्री कृष्ण बाबा या फिर योगी नहीं बोलता था, इसलिए मैंने भी खुद को क्लीन शेव कर लिया है। तो ये बातें उन्होंने कही। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस तरीके से इस बात को तर्क दे रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है। तो आपको मैं बाबा कहूं या इंजीनियर साहब कहूं, क्या कहूं? कुछ मत कहो,
बट कुछ नहीं कैसे कहोगे? कुछ भी कह लो इसलिए। ओके, देन आई विल कॉल यू अभय जी। ओके, आर यू फाइन? तो मुझे सबसे पहले इस नए लुक के बारे में आप बताइए, क्योंकि लुक आपका एकदम ऐसा लग रहा है पैरेलल चेंज कर दिया आपने। ये चीज़ हर रोज बदलता रहेगा ना अब। हर रोज नया सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो ये नया सरप्राइज आपने ये विस्फोट कर दिया एक तरह से कुंभ की नगरी में। पहले से आप छाए हुए हैं और अब इस लुक के जरिए भी जरा ब्रीफ करिए ना, क्या क्या चेंज किया है? नहीं, शेयर किया है कपड़े वपड़े जैसे। ये तो मैं कभी भी कर ही सकता था ना। ये तो मैं पदयात्रा में बीच में ही पहनता था, कार्गो वगैरह। मतलब मेरे को इतना कपड़ों से कभी नहीं था ना। और इसका मेन मकसद वही है ना कि कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। लेकिन कई रहस्य खुलते जा रहे हैं, कई आकर्षण के केंद्र। उसमें एक आकर्षण और भी है। ये है आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में राम सेतु का पत्थर जो तैर रहा है। और इसी पत्थर पर भगवान राम ने पैर रखे थे और लंका विजय किया था। तो जरा पत्थर देखिए, यह आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। तो ये आकर्षण का केंद्र है। लोग उसे छूना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन जरा इस पत्थर के बारे में भी जानना जरूरी है, जो सिर्फ शिला नहीं है बल्कि आस्था का केंद्र है। तो महाकुंभ के मेले में तैरने वाला पत्थर तो बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ। यह पत्थर रामेश्वरम से लाकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में रखा गया। जूना अखाड़े के टेंट में भक्त पत्थर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संतों का कहना है कि इस पत्थर का संबंध त्रेता युग से है और इसी पत्थर के जरिए भगवान श्री राम ने लंका जाने का मार्ग बनाया था। रामायण में लिखा है, जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र के बीचों बीच पुल बनाया। वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर समुद्र में उसे फेंका, जो तैरने लगा और फिर इसी तरीके से मात्र 5 दिन में पुल का निर्माण हो गया। लंका जाने के लिए बनाए गए इस पुल को राम सेतु के नाम से जानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस चमत्कार का कोई और ही कारण बताते हैं। उनका मानना है कि राम सेतु का निर्माण में प्यूमाइस स्टोन का काम हुआ था और इस पत्थर का निर्माण विशेष तौर पर ज्वालामुखी के लावा से होता है। इसमें जो छेद होते हैं उनके जरिए हवा से इधर से उधर तक पास हो सकती है और इसकी वजह से प्यूमाइस स्टोन का वजन काफी कम हो जाता है और इसी वजह से यह पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगती है। राम सेतु को लेकर धर्म और विज्ञान दोनों की अलग अलग मान्यता है और आस्था है। तो लगातार राम सेतु की बात हो रही है, उस पत्थर की बात हो रही है और सवाल इस बात को लेकर है कि जो लोगों की जो आस्था है वो सिर चढ़कर बोल रही है। तो अगली जो खबर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। सीधे उस खबर पर आते हैं, घुसपैठियों पर सबसे बड़ा ऑपरेशन। अब यहां नरेंद्र मोदी हो या फिर ट्रंप हो, दोनों का जो मेंटल लेवल है बिल्कुल एक है, एक तरीके से काम करते हैं। किसी भी हालत में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना है, यही एक लक्ष्य है और इसमें दोनों ही शीर्ष नेता जो है लगे हुए हैं। ये मैक्सिको बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अमेरिका ने सैनिक और सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है और इसे ट्रंप रोकना चाहते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा? भारत और बांग्लादेश की जो सीमा पर जो बॉर्डर है वहां भी बेहद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा काफी उस नजरिए से हर पल चौकसी रखी जा रही है। तो अवैध प्रवासियों पर जो है एक्शन लगातार जारी है। कुछ तो तस्वीरें हम आपको और तस्वीरें हम बता रहे हैं कि अवैध प्रवासियों पर एक्शन किस तरीके से जारी है। उस बॉर्डर की तस्वीरें, मैक्सिको बॉर्डर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो सैनिक हैं जो कि सैन्य विमानों के जरिए उन्हें पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर के उस पार। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, यानी कि भारत और यूएस एक जैसे काम कर रहे हैं। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो घुसपैठी हैं उनको भगाने का काम जारी है। तो ये सैकड़ों अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़ रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हें भगाया जा रहा है और इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो सैकड़ों अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़े, जिसकी तस्वीरें आपने देखी है।
अब भारत की अगर बात कर लें तो यहां पर भारत में जब आप देखेंगे तो दिल्ली से लेकर आसाम तक घुसपैठियों को भगाया जा रहा है और ये वो 6 से 7 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया आसाम में और इनकी संख्या भी 500 से ज्यादा है और उन्हें उनके देश में भगाया जा रहा है। तो 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन्हें बांग्लादेश की राह की तरफ धकेल दिया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप और मोदी ने एक साथ छेड़ दिया है सबसे बड़ा अभियान। अमेरिका में ट्रंप चुन चुनकर अवैध प्रवासी और घुसपैठियों को निकाल बाहर कर रहे हैं। 500 से ज्यादा को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों को उनके देश भेज दिया गया है। और बॉर्डर पर टैंक, हेलीकॉप्टर और जवानों का ऐसा कड़ा पहरा तैनात कर दिया है कि कई प्रवासी अवैध तरीके से एंट्री की सोच भी नहीं पाए। ट्रंप जैसा काम हिंदुस्तान में मोदी भी कर रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और असम तक में करीब 500 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दर्जनों को देश से निकाल भी दिया गया है और पैगाम दे दिया है कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। तो घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन जारी है। सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू हो गया है। चुन चुनकर अवैध प्रवासी अमेरिका से निकाले जा रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने कहा अवैध रूप से लाखों अपराधी हमारे देश में घुसे हैं, हम अपराधियों को पकड़ने और देश से बाहर निकालने में लगे हैं। अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सैकड़ों लोगों को विमान से उनके देश भेजा जा रहा है। इधर अरब के बाद ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को ट्रंप एक बड़ा खतरा मानते हैं। अमेरिका में बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताते हैं। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ट्रंप ने पूरी ही ताकत लगा दी है। मैक्सिको बॉर्डर पर भेजे 1500 सैनिक, टैंक, हेलीकॉप्टर ताकि आप तैनात रहे वहां पर। अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा मैक्सिको बॉर्डर से आते हैं, लेकिन ट्रंप ने यह बॉर्डर सील कर सुरक्षा की अभी एक दीवार खड़ी कर दी है। घुसपैठियों के खिलाफ अगर भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन के तहत चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे हैं। अकेले दिल्ली में 9000 बांग्लादेशियों की पहचान हो गई है। इनमें से करीब 500 ऐसे हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज हैं। दिल्ली में 50 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से तकरीबन 20 को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। सरकार मानती है कि घुसपैठिए बड़े अपराध कर घूमते रहते हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, इन्हें फायदा मिलता है। आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, घुसपैठियों पर एक्शन अब शुरू हो गया है और 2 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अब तक पकड़ लिए गए हैं। 25 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तो ट्रेन का डिब्बा बुक करते हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की टीम को दे दिया जाता है और बीएसएफ की जो टीम है वो घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश छोड़ देती है। तो घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेश के सभी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यह बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर का है। तो अब हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस पर और ट्रंप किस तरीके से पूरी ताकत के साथ प्रवासियों को बाहर निकालने जा रहे हैं। आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। First, I will declare a national emergency at our southern border. अमेरिका में अवैध प्रवास को तुरंत रोका जाएगा।
सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हम फिर रिमेन इन मैक्सिको की नीति लागू करेंगे, यानी जो मैक्सिको से आ रहे हैं वो वहीं रहें। जो लोग आएंगे हम उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ देंगे। मैक्सिको बॉर्डर पर और अधिक सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की जाएगी ताकि अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासी और अपराधी घुस ना पाएं। I will end the practice of catch and release. ट्रंप का एक्शन जारी है और ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन मैक्सिको के पास क्या हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल है, इसमें मैक्सिको बॉर्डर से जो घुसपैठ की तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैक्सिको बॉर्डर को सील किया गया है और कैसे सीढ़ियों के जरिए, सबसे बड़ी बात है फेंसिंग की गई है, बावजूद इसके सीढ़ियों के जरिए इस पार से उस पार यानी कि यूएस के अंदर प्रवेश करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने कड़ा एक्शन लिया है। और इसके बाद बांग्लादेशी किस तरीके से, बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारत और बांग्लादेशी में झड़प होती है और दोनों के ही, और ये झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फसल चुराने बांग्लादेशी घुसे ये आरोप लगा दिया गया है। अब चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री, क्या इतिहास कहता है और किस तरीके से अभी ये झड़प कहती है और किस तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता साफ किया जा रहा है, ये बता रहे हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी वहां पर मौजूद हैं। अवैध प्रवासियों का जो सबसे बड़ा रूट है वो मैक्सिको है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है और यह बॉर्डर रेगिस्तान, नदी, पहाड़ों के बीच फैला हुआ है। कई जगह पक्की पेट्रोलिंग ना होने से घुसपैठिए जो है इसका फायदा उठाते हैं। टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा पर बहुत से लोग अमेरिका आते हैं और लेकिन वो वापस नहीं जाते, छिपकर रहने लगते हैं। लेकिन अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका में वन एंट्री ऐप भी चलता था जिसके जरिए बाकायदा इंटरव्यू और पड़ताल होती थी। चयन होने पर प्रवासी को अमेरिका में रहने का लाइसेंस मिलता था। लेकिन अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती चली गई। इससे ट्रंप ने इस वन एंट्री ऐप को बंद कर दिया है और 20 लाख के करीब अवैध प्रवासी अब तक निकाले जा चुके हैं। अब भारत की बात कर लें तो भारत के 17 राज्यों में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं। ये बांग्लादेशी 5 राज्यों तक फैले बॉर्डर से घुसते हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा है और बॉर्डर के बड़े इलाके में नदी है, जंगल है, पहाड़ है और यहीं पर दोनों देशों के बॉर्डर के कुछ इलाकों में फेंसिंग नहीं है और इसी का फायदा उठाकर ये घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं। भारत में फर्जी आधार राशन कार्ड बनाने वाले कई गैंग हैं जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने में मदद करते हैं। वोट बैंक के लिए कई सियासी दल इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के आधे हिस्से में फैल गए हैं, जिन्हें अब निकाल बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पर हम आपको बताते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से इस पूरे मसले को वो देख पा रहे हैं। बॉर्डर फेंसिंग को लेके हमारे और बांग्लादेश के बीच में समझौते हुए हैं। बॉर्डर फेंसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जो अपराधी, जो क्राइम रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको हम लोग बंद कर सके। बॉर्डर फेंसिंग के जो भी समझौते आज तक हुए हमारा ये मानना है कि बांग्लादेश उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारे साथ, ताकि जिस प्रकार की गतिविधियां क्राइम को लेके, अपराध को लेके, ह्यूमन स्मगलिंग को लेके, कैटल स्मगलिंग को लेके जो चलता है बॉर्डर पे, एक क्राइम फ्री बॉर्डर बनाने की जो हम लोग की सोच है उसको एक स्वरूप दिया जाए। जो भी गतिविधियां हमारे पड़ोस में या हमारे क्षेत्र में भारत के इर्द गिर्द होता है उस पर हम हमेशा पैनी नज़र बना के रखते हैं और ऐसे गतिविधि खासकर जिसका ताल्लुक हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है, उस पर हमारी नज़र रहती है और जो जिस प्रकार का जो कदम उठाने हैं हमको वो हम उठाएंगे। तो ट्रंप हो या फिर मोदी हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसको लेकर घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है और ट्रंप इस काम में लग गए हैं और 500 से अधिक इनकी संख्या जिन्हें अब धकेलने की तैयारी है। लेकिन अगली खबर पर आते हैं। सैफ पर हमला, कितने आरोपी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। अभी तो एक पकड़ा गया था। ये तस्वीरें जब सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के बाद अपने आवास पर लौटते, अपने घर लौटते हैं तब की तस्वीरें।
और वहां पर फैंस को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं। और इसके बाद जो तस्वीर है, सैफ के घर मुंबई की पुलिस पहुंचती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी भी जांच जारी है, अभी भी पूरा यह मामला उलझा हुआ है जिसकी तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसके बाद क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद है, पकड़ा गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे और यही परेशानी है, चेहरा मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर कौन है आरोपी, क्या बयानों में अंतर है, जो सैफ कह रहे हैं वो सही है, करीना जो कह रही है वो सही है, या जो पुलिस की थ्योरी है वो सही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले में हर दिन एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। आज भी मुंबई पुलिस का स्क्वाड सैफ के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि सैफ पर हमले के वक्त शरीफुल के अलावा दूसरा आरोपी भी मौजूद था और पुलिस इसे लेकर जांच कर रही है। मुंबई स्क्वाड की टीम इस समय सैफ अली खान के घर पर पहुंची है, जो अंदर जाकर पूछताछ की। यही नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी दी गई है लगातार उसकी भी देखिए जांच की जा रही है। तो सवाल है कि कितने आरोपी हैं, फिंगरप्रिंट्स किसके थे, और अगर 1 दर्जन अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो उसके पीछे कौन कहानी रच रहा है। पकड़ से बाहर है और इसी को पकड़ना है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या उलझन है। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा। हमलावर अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। मुंबई पुलिस को शक है कि 1 से ज्यादा आरोपी थे। शरीफुल के साथ हमले में कोई और भी शामिल था और पुलिस को जांच के दौरान जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर पुलिस सामने है। हमले के दौरान शरीफुल के साथ दूसरा आरोपी भी था और मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान सैफ के घर से सैंपल्स लिए थे। 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स के सैंपल लिए गए हैं और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट है, मिलान जब हुआ बहुत मुश्किल आ रही है। हमलावर शरीफुल से फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पा रहा। पुलिस ने शनिवार को सैफ का ब्लड सैंपल भी लिया। पुलिस ने सैफ के कपड़े भी जब्त किए जो उन्होंने हमले के दौरान पहने थे और पुलिस ने आरोपी शरीफुल के कपड़े पहले ही बरामद कर लिए। यानी कि अब मैच की बारी है, ब्लड सैंपल को मैच कराना है। फॉरेंसिक टीम इसमें लगी हुई है कि दोनों कपड़ों के जो ब्लड सैंपल हैं उनको मैच कराया जाए। मुंबई पुलिस ने हमले को लेकर सैफ का बयान भी दर्ज किया है। सैफ ने बताया कि 16 जनवरी की रात 11वें फ्लोर पर करीना के साथ बेडरूम में थे, तभी उन्होंने अपनी नर्स एलियावा फिलिप की चीखें सुनी। वो दौड़कर भाग कर आते हैं 12वें फ्लोर पर, जहांगीर के कमरे की तरफ वो भागते हैं। वहां एक अजनबी शख्स उन्हें दिखता है। जहांगीर वहां पर लगातार रोता जा रहा था। सैफ ने बताया कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद उसने हमला कर दिया और सैफ घायल हो गए, खून बहने लगा। हमलावर सैफ को धक्का देकर भाग निकलता है, यह सैफ बता रहे हैं। तो सैफ की पूरी कहानी यहां पर आपने देखा, लेकिन जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है। सवाल है, क्या ये दोनों एक हैं? लगता है कि ये दोनों एक हैं, लेकिन यही तो गुत्थी है कि अगर ये दोनों अगर एक हैं तो ढेर सारे फिंगरप्रिंट और जो फेस जो कट लिए गए हैं वो क्या है। इसके बाद ये कोर्ट में पेश किया गया आरोपी शरीफुल, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी ये केस जो है वो पकड़ से बाहर है, जिसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए हो चली है। सैफ के पकड़े गए हमलावर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी में जो दिख रहा शख्स है वो अलग है। शरीफुल को पुलिस ने गलत तरीके से आरोपी बना दिया है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में फेस को पकड़ने की अनुमति मांगी कि जो हम एक तकनीक अपनाते हैं और इस टेस्ट में फोटो और वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान करते हैं। इस टेस्ट को एक लैब में किया जाता है जिसमें शख्स की 3D इमेज बनाई जाती है और ऐसी इमेज जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है ठीक वैसे ही उसे तैयार भी किया जाता है। फोटो तैयार होने पर उसका मिलान होता है। हर एंगल से फोटो का मिलान होने के बाद परिणाम पर पहुंचते हैं और यह टेस्ट सभी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में होता है और इस टेस्ट को पूरा करने के लिए एक लंबा वक्त लगता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है। मुंबई पुलिस सैफ के हमले के मामले में भी ऐसा ही करेगी। पुलिस के पास आरोपी का सैफ के घर पर सीढ़ियों वाला एक वीडियो, जो फोटो आप देख पा रहे हैं, तकनीक के सहारे वीडियो की मदद से 3D फोटोज बनाई जानी है। सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए एंगल से फोटो बनाई जाएगी, जिसके फोटो और सीसीटीवी फुटेज को एक्सपर्ट मैच करेंगे और यही आधार बनेगा फोटो और वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान होती है या नहीं। वीडियो से बनी फोटो और असली फोटो के मिलान से पुलिस को यह पता चलेगा कि आरोपी
कौन है, लेकिन एक्सपर्ट की हम बात बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर, कैसे मिलान करेंगे और ये कितना कठिन और आसान है, एक्सपर्ट की जुबानी। कांग्रेस के एक नेता ने सैफ अली खान का जो हमलावर है, जो बांग्लादेशी है, प्रकार से संरक्षण दिया और उन्हें कहा कि उस बांग्लादेशी के नाम पे फंसाया जा रहा है उसको, वो साफ साफ साबित करता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठी बने रहे, क्योंकि इसमें उनका वोट पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा लोकसभा के समय कितना बड़ा वोट जिहाद हुआ, जहाँ कि मुंबई में जितने भी बांग्लादेशी हैं सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बांग्लादेश तक खदेड़ना चाहिए। अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। मंत्री हुआ हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, उनको अपने यहाँ आश्रय दिया है। तो क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। आरोपी जो पकड़ा गया है वो वही आरोपी है कि और कोई है, वो देखना चाहिए। उसमें कुछ गलत बात है ऐसा मैं बोलता नहीं, लेकिन सैफ अली खान के ऊपर इस तरह से आरोप करना कि वो वहाँ हॉस्पिटल में गया, उसको कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही वापस आया, ये बिल्कुल गलत है। कौवा मरने के बाद रोने वाले जैसे रोते हैं ना, वैसे रोना चला है। आपने सुना, जांच एजेंसियों से भी ज्यादा पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। जांच अपनी दिशा में, ये अपनी दिशा में। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो कहता हूं वो करता हूं, प्रधानमंत्री बराबर इस बात को कहते हैं। दिल्ली का चुनाव पूरे जोश में है, आगे बढ़ रहा है। अमित शाह, राहुल गांधी या केजरीवाल, तीन पार्टियां यहां पर साफ तौर पर दिखती है, लेकिन जीत किसकी होगी ये सवाल है। राजौरी गार्डन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे। वंदे और इसके साथ ही संकल्प पत्र का जो तीसरा भाग है वो भी जारी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। अमित शाह ने इसे जारी किया है और चुन चुन कर वो सारे वादे इसमें लिखे गए हैं और ये बताया गया है कि ये पब्लिक पोल के जरिए आम जनता की राय लेकर इस संकल्प पत्र को बनाया गया है। लेकिन इसके साथ एक और तस्वीर, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो लेकर यमुना में पहुंचे केजरीवाल को। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जरा यमुना में डुबकी लगाकर तो दिखाएं, लेकिन केजरीवाल जब नहीं पहुंचे तो डुबकी कुछ ऐसी लगाई गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है और इसके पीछे रिपोर्ट क्या कहती है। ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिएगा। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कठोरता से दंड दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आप काम करने का मौका दीजिए। 17 जनवरी को पहला संकल्प पत्र। दुनिया में स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते, 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। 21 जनवरी को दूसरा घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। और आज 25 जनवरी का तीसरा संकल्प पत्र। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा संभाला है खुद अमित शाह ने। श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। शाह ने केजरीवाल को झूठा कहा, भ्रष्ट कहा, जनता को गुमराह करने और धोखा देने वाला बताया। लगे हाथ पाप कटाने के लिए कुंभ में डुबकी लगाने की सलाह दे दी। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल मुश्किल में है? क्योंकि जिस अंदाज में अमित शाह अटैक कर रहे हैं, जिस तरह पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है, संकेत यही है बीजेपी को अच्छे दिन की आहट सुनाई देने लगी है और इसलिए बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपना खजाना
खोल दिया है। तो 3 बार और 3 संकल्प पत्र नहीं बल्कि एक के बाद एक भाग दिल्ली में बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। उसे लग रहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बीजेपी ने आज तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया और तीसरा संकल्प पत्र खुद अमित शाह ने जारी किया है। इस दौरान शाह ने केजरीवाल पर खुलकर हमले किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों, मंदिरों, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, सबके ठेके दे दिए, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, हर चुनाव में झूठे वादे किए। लेकिन बीजेपी कोरे वादे नहीं करती। बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो कहेगी वो जरूर करके दिखाएगी। इसके बाद उन्होंने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की। 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ये बात उन्होंने कही। युवाओं के लिए खास तौर पर 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मेट्रो में 1 साल में 4,000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा होगी। जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए गिग वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा, टेक्सटाइल वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा, टेक्सटाइल वर्कर्स को 15,000 रुपए का टूलकिट प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा मिलेगा। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। निर्माण सैनिकों को 10,000 रुपए तक का टूलकिट मिलेगा और 3 लाख तक का लोन भी मिलेगा। 10 लाख का जीवन बीमा, मीडिया और वकील के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा और 24 घंटे 7 दिन बस और मेट्रो की सेवा होगी। अब जब विकास की बात हुई तो दिल्ली में 100% ई बस सेवा लागू की जाएगी। यमुना नदी की सफाई होगी, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण होगा और इसके बाद दिल्ली में महाभारत कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। इन घोषणाओं के बाद उन्होंने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए हैं। तो उसके बाद अमित शाह ने क्या कहा, एक के बाद एक सुनना जरूरी है क्योंकि एक दो नहीं कई आरोप मढ़ दिए गए हैं। कैसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती। इस कगार पर हम पहुंच गए होते। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। शाह जी ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों करते हो? झूठ बोलना तो चलो दूसरी बात है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली के लोगों ने आपके हाथ में दे रखी है। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के व्यापारी को सिक्योरिटी तो दे दो। दिल्ली का व्यापारी दहशत में जी रहा है गैंगस्टर्स के। पता नहीं कब किसी गैंगस्टर को पता चल रहा है कि इसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसी को गैंगस्टर की धमकी आ जाएगी। तो सिक्योरिटी दो, जुमले मत दो दिल्ली के व्यापारी। पानी, बिजली, सीवेज, हेल्थ और ड्रेनेज, ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो पूरी तरह से केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में थी। लेकिन एक दशक में दिल्ली में इनमें व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसीलिए अब दिल्ली को बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है, जुमला पत्र है। उन्होंने हर चीज में झूठ बोलती है बीजेपी। इनकी पार्टी का नाम बड़का झूठा पार्टी है। मंत्री जी के कहने के बाद कि हम झुग्गी में, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को रीडेवलपमेंट का मौका मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा है और हम समझते हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। अमित शाह जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, मेरे साथ कल उनके द्वारा शासित गुड़गांव चलें जो हरियाणा में है और उनके द्वारा ही शासित नोएडा चलें जो उत्तर प्रदेश के अंदर है।
गली गली में बड़े बड़े शोरूम, 1,000 गज के शोरूम बने हुए हैं शराबों के। अमित शाह बताएं कि वो शोरूम किसने बनाए हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। तो जुबान से बात आगे निकल चुकी है और जुबान से बात कहां तक पहुंची है? पोस्टर वार तक पहुंच गई है और पोस्टर के जरिए भी हमले हो रहे हैं। ये जरा देखिए, बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर और आपदा से मुक्त कराना है, ये पोस्टर जारी किया गया है। लेकिन यहां पर आप भी पीछे नहीं है, आप पार्टी पोस्टर जारी करती है। यहां पर देखिए, ये पोस्टर आपकी तरफ से लगाए गए हैं और दिल्ली के विधानसभा के प्रत्याशी की फोटो भी चस्पा कर दी गई है। इसके बाद देखिए आप पार्टी का किस तरीके से बीजेपी यहां पर उसे घेरती है। शीश महल में महिला सांसद को पिटवाया ये, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि पोस्टर यहीं खत्म नहीं होते, इसके बाद कई पोस्टर तो शुरू होते हैं। पोस्टर अगर आप देखेंगे तो ये कैंपेन देखिए, वीडियो कैंपेन, 10 सिर आज जरा सुनिएगा इस वीडियो कैंपेन को। मैं रावण हूं, मेरे 10 सिर आज भी जिंदा है। जानते हो मैं कौन हूं? हनुमान, चेहरे पर ये चिंता काका। जैसे रावण के 10 सिर थे, वैसे ही दिल्ली में भी एक रावण है। यह रावण है गाली गलौच पार्टी। इसके भी 10 सिर हैं और हर सिर एक अवगुण का प्रतीक है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस का भी पोस्टर सामने आता है और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर पोस्टर के जरिए हमला बोला जाता है और यहां पर बीजेपी और आप दोनों को लपेटे में लेती है कांग्रेस। उसके बाद यहां आप पार्टी किस तरीके से यहां पर दिखते, केजरीवाल को ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी, तो ये बातें कही गई। तो पोस्टर वार के जरिए भी अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो कहा जा रहा है, जो कहे जा रहे हैं वादे, वो पूरे नहीं होंगे। तो दिल्ली में पोस्टर वार लगातार जारी है। तो दिल्ली का चुनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में पोस्टर वार है, रोजाना नए नए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी और आप में पोस्टर की एक जंग चल पड़ी है और पोस्टर में दोनों एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। शनिवार को भी दोनों ने कई नए पोस्टर जारी किए और दिल्ली की यह जंग अब तक बीजेपी और आपके बीच में थी। दिल्ली की इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर शीला दीक्षित के कामों को गिना दिया। कांग्रेस ने पोस्टर में 70 फ्लाईओवर और स्मूथ ट्रैफिक का जिक्र किया, लाडली योजना, सीसीटीवी, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल को गिनाया। कांग्रेस ने पोस्टर में अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक कर दिया। उन्होंने पोस्टर में केजरीवाल चोर है तक कह दिया है। पार्टी ने गड्ढे वाली सड़कें, ट्रैफिक जाम का जिक्र किया, अंधेरी गलियां, अपराध को बढ़ावा देने की बात कही। कांग्रेस के इस पोस्टर पर आपने पलटवार कर दिया। आपने अपने पोस्टर में कांग्रेस को बेईमान कहा। पार्टी ने पहली बार पोस्टर में राहुल गांधी पर हमला बोला। आपने लिखा केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो दिल्ली में पोस्टर बार लगातार जारी है, लेकिन आपको सुनना जरूरी है कि सिर्फ पोस्टर से नहीं, जुबानों से भी हमले लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। दिखावा और कुछ दिखाते हैं, पर असली बात तो यह है ना, ये जुगलबंदी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी को किसने खड़ा किया? अन्ना हजारे आंदोलन किसने शुरू किया? प्रेरणा कहां से आई? समर्थन कहां से आया? सब लोग जानते हैं कहां से आया। ये तो आरएसएस का हाथ था ना इसके बीच में, इसके पीछे। देहात की कहानी है चुरचुरो और मुरमुरो। कंधा में कंधा मिला करके जयराम रमेश इंडी गठबंधन बनाए थे, उसमें केजरीवाल को गले से लगा के रखा था। पार्लियामेंट के चुनाव में गलबहियां लगाया था। तो गलबहियां काहे के लिए लगाया? विपक्ष के लोगों का 3 तलाक हर समय चल रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव में हलाला 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 करके 7 हो गए और अभी 3 तलाक 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 करके जयराम रमेश अलग हो गए। अब समझ में आ रहा है ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, देश के विरोधी। हजरत शैतान के एजेंडा कर कहेंगे ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को,
ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। तो मुंडे मुंडे मती भिन्ने अपने अपने विचार, अपने अपने बयान। लेकिन अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां चप्पे चप्पे पर नजर है, इसलिए क्योंकि 76वां गणतंत्र मनाने की तैयारी हम सभी कर रहे हैं। यहां पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक सुखद मुलाकात की तस्वीरें हैं। और श्रीनगर की अगर हम बात करें, इसके बाद हम कई तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। श्रीनगर की तस्वीरें जहां सुरक्षा बलों को की जो जबरदस्त तैयारी यहां पर आप देख पा रहे हैं, कड़ाके की ठंड है लेकिन तैयारी और जोश देखिए। तो दिल्ली भी आपको लेकर चलेंगे। श्रीनगर के बाद और इसके बाद दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी, क्योंकि 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कौन कहां क्या कर रहा है, हर संदिग्ध पर नजर रहेगी इसी कंट्रोल रूम के जरिए। तो चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर जगह चेक किया जा रहा है और यहां पर आम लोगों से भी पूछा जा रहा है। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी जांच होती है। चलिए अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, कानपुर ले चलते हैं। और कानपुर में जब बुलडोजर गरजा, तो ये तस्वीरें आप देखिए, कानपुर में बुलडोजर गरजा और कैसे गरजा ये देखिए। मुस्लिम बहुल इलाके में ये बुलडोजर गरजा है और अतिक्रमण पर ये बुलडोजर गरजा है, इसलिए ये काफी अहम है, खास है। और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ कानपुर के मेयर हैं, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा था। मेयर का नाम है प्रमीला पांडे और उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन, हेलमेट लगाकर खुद मेयर पहुंची और जहां भी अतिक्रमण नजर आया आदेश दिया कि आप उसे हटा दें, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। एक्शन लगातार जारी रहेगा मैम, बुलडोजर एक्शन लगातार रोज जारी रहेगा। कानपुर में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे खुद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करा रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, बुलडोजर का एक्शन रुकने वाला नहीं है। मैं पूरे शहर का अतिक्रमण हटाऊंगी। साफ है, कानपुर की मेयर जिस तरीके से हेलमेट पहनकर अवैध अतिक्रमण को गिरवा रही है, जाहिर है अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। शहर की सड़कों मोहल्लों पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए ये चला और शहर की मेयर प्रमीला पांडे खुद बुलडोजर लेकर पहुंची थी। कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कहीं कोई पत्थरबाजी न कर दे इसलिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। हेलमेट खुद प्रमीला पांडे लगाई हुई थी और प्रमीला पांडे काफी सजग भी थी। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। शहर के बाजारों से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जो अवैध घर बनाए गए हैं उसके अवैध हिस्से को गिराया गया, सड़कों नालियों पर अवैध कब्जे को नष्ट कर दिया गया और प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोग खुद ही अवैध कब्जा हटाने लगे। जो दुकानें लगा रखी थी उसे समेटने लगे, सड़कों पर जो उनकी दुकानें थी। इस दौरान मेयर ने मौके पर कई लोगों के चालान भी कटवा दिए। अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम की टीम ने चालान काटा। मेयर ने कहा, योगी सरकार में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है तो दोबारा एक्शन होगा, उसका पूरा सामान कब्जे में ले लिया जाएगा। और चलिए इसके बाद हम आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं और तहव्वुर राणा की बात करते हैं। प्रत्यर्पण की बात जो है वो सामने आ गई है। यह है तहव्वुर राणा, मुंबई आतंकी हमले का बड़ा गुनाहगार, जिसे अब भारत लाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो ये तस्वीर हम 26 नवंबर 2008 की तस्वीरें आप दिख रहे हैं। 26/11 हमले को कोई नहीं भूल सकता। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को लश्कर के आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम दर्ज है और तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। भारत लाकर उस पर केस चलेगा और सजा सुनाई जाएगी। तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। तो आज के लिए ये भारत की बातें बस इतना ही, लेकिन आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए। रिपब्लिक भारत, जय हिंद।